हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ही कंपलसरी है। तो इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम लोग वेल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपका आने वाला क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार जो हमारे। एंड इसलिए फंडामेंटल राइट्स के होने के कारण पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसको आप याद रखिएगा। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स की उपस्थिति के कारण इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, पार्ट 3 को। एंड देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जो लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ये कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया गया है? तो रशिया से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रशिया से लिया गया, बट फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स ही है जिसके थ्रू आप फ्रीली जी रहे हो, आप डिग्निटी के साथ जी रहे हो, आप रेस्पेक्टफुली जी रहे हो। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही है। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो आप रेस्पेक्टफुली डिग्निटी के साथ जी नहीं सकते थे। Fundamental rights protect citizens against the arbitrary and rudeness powers of states as well as other individuals। आपके पास फंडामेंटल राइट्स है तो स्टेट आपके ऊपर कोई भी कानून नहीं लगा दे सकता है। रूडनेस, कोई भी आर्बिट्ररी कानून नहीं लगा सकता। उसको कानून के दायरे में ही रह करके कोई लॉ पास करना होगा, या फिर कोई पावरफुल इंडिविजुअल है तो वो आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। Fundamental rights guarantees the rights of minorities against the majority of that country। फंडामेंटल राइट्स किसी भी देश के माइनॉरिटीज़ को उसके इंटरेस्ट की क्या देता है, करके गारंटी देता है। उस मेजोरिटी के अगेंस्ट में उसको राइट्स देता है। मेजोरिटी उसको, उस देश के मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं कह सकता। फंडामेंटल राइट्स ही उसको प्रोटेक्ट करता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जिसको कि रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। इसको याद रखने आपको, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया 1978 में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया, दुनिया के और भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया, जितना डिटेल में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स नंबर 1 पे है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 to 18 है। राइट टू इक्वेलिटी यानी आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आपको देश में गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सरकार के कानून के नज़र में सबको ही बराबर है, सब सिटीजन्स इक्वल है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आपको आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर
थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको अधिकार देता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, वो आर्टिकल 23 एंड 24। कोई भी आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता है, उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं यदि आपका कोई शोषण कर रहा है तो। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको रिलीजन का फ्रीडम है, किसी भी रिलीजन को आप अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपको अपना कल्चर को फॉलो करने का, अपना एजुकेशन कुछ भी ये करने का, ऑप्ट करने का आपको राइट्स है, ये आर्टिकल 29 एंड 30 में। फिर सिक्स्थ फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, पहले था, इसको रिमूव कर दिया गया है। पहले आर्टिकल 30 में था, आर्टिकल 30 में था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव करके आर्टिकल 300A में एज ए लीगल राइट रखा गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं, अब क्या है, अब एक लीगल राइट है, एंड इसको अब आर्टिकल 300A में रख दिया गया। पहले था जब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो उसको आर्टिकल 31 में रखा गया था, अब ये रिमूव हो गया है। कब रिमूव किया गया, तो इसको रिमूव किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स ने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है, अब वो एज ए लीगल राइट आर्टिकल 300A में रखा गया है। चले अब देखिए आर्टिकल, पहले हम इसको पहले अब डिटेल में पढ़ेंगे हम पूरे, मतलब आर्टिकल्स को। पहले आर्टिकल 12 एंड 13 को देख लें आप, क्योंकि आर्टिकल 12 से 35 तक है ना फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 को हम लोग पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 12 सेज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट विल बी कंसिडर्ड अंडर यूनियन। इसका मतलब ये हुआ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे इंडियन यूनियन के ही पार्ट है। लाइक महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहाँ का सीएम उद्धव ठाकरे ये नहीं कह सकता है कि महाराष्ट्र को हम अलग कंट्री बना लेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 12 इसको परमिशन नहीं देता है। उसके अलावा दूसरा, अगर कोई बहुत अमीर आदमी है जैसे टाटा बिरला है, वो कोई पूरा एक शहर को खरीद करके, जैसे कोई एक शहर को खरीद लिया, पूरे मुंबई को खरीद लिया, तो वो ये नहीं कह सकता है कि पूरा मुंबई मेरा हो गया, इसके अंदर किसी भी सरकार का मतलब ये नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, उसको एज ए इंडियन यूनियन के ही अंडर रहना होगा। ये आर्टिकल 12 कोई भी इस तरह का परमिशन ग्रांट नहीं करता है। फिर देखिए आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 सेज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंड इन लेस टर्म। आर्टिकल 13 कहता है फंडामेंटल राइट्स को घटाया नहीं जा सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स को घटाया नहीं जा सकता है, बल्कि अगर अमेंड करना हो तो फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा फंडामेंटल राइट्स को कभी भी। ये आर्टिकल 13 कहता है। चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी। पहले राइट टू इक्वलिटी को पढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 याद रखना है आपको। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये हुआ, देश में कोई भी देश का कानून हो, उस कानून के लिए सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई करप्शन के लिए एक लॉ है तो वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो लॉ सब पे इक्वल लागू होगा, है ना। देश में किसी भी लॉ के लिए सभी सिटीजन्स इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल है, इक्वल बेसिस पे सबको देखा जाएगा। ये है आर्टिकल 14। फिर देखते हैं आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 देखिए, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट, बर्थ प्लेस, कलर एक्सेट्रा। यानी कास्ट है, जेंडर है, रेस है, इसके बेसिस पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर ये करता है तो ये फिर इलीगल है। लाइक कोई तमिलनाडु का आदमी है, वो दिल्ली आया, तो दिल्ली का जो प्रॉपर आदमी है उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये बर्थ प्लेस के आधार पे भी कभी कभी
डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है। तो जितना इंडियन यहाँ पे दिल्ली में आकर के, दिल्ली का लोग जितना इंडियन है उतना ही लोग उतना ही वो तमिलनाडु का लोग इंडियन है। किसी के भी साथ बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी के भी साथ रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 आपको परमिशन नहीं देता है, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ये आपको आर्टिकल 15 परमिशन नहीं देता है। फिर देखते हैं आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार की तरफ से कोई भी जॉब वैकेंसी निकलता है तो उसको सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो भी उसके एलिजिबल हैं। लाइक कोई 15 पोस्ट सरकार के पास खाली है ना, तो इस पोस्ट को अगर सरकार भरना चाहती है तो उसके लिए उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करना होगा, सबको इन्फॉर्म करना होगा, तभी इसको फिल किया जाएगा। ये नहीं जो 15 आदमी को कहीं से भी चुपके से ले लिया और उसको फिल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन पब्लिकली आउट करना होगा, जो भी उसके एलिजिबल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 16। फिर देखते हैं आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 आपको छुआछूत का कोई भी अधिकार नहीं देता। ये क्या है, तो ये इलीगल है। आप अगर छुआछूत करते हैं तो ये एक तरह का क्राइम है, क्योंकि आर्टिकल 17 ये आपको परमिशन नहीं देता है। आर्टिकल 17 छुआछूत अब ख़त्म हो गया। जिससे पहले होता था बड़े जात के लोग छोटे जातों से मतलब वो लोग उसको देखना भी नहीं मतलब चाहते थे, इस तरह का छुआछूत हुआ करता था। तो अब वो नहीं है, कहीं पे भी हो, गरीब हो, छोटा हो, कुछ भी, कहीं भी किसी भी जाति के लोग हो, सभी वो पब्लिकली प्लेस में जा सकते हैं, कहीं पे भी होटल में जा सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता था। पहले ऐसा नहीं होता था, यानी अब अनटचेबिलिटी नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। फिर देखिए आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कोई भी अपने नाम के आगे इस तरह का टाइटल नहीं लगा सकता, जैसे पहले कोई लगाता था राजा, महाराजा, गाजी है, सुल्तान है, इस तरह का टाइटल कोई भी अब यूज नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 18 आपको परमिशन नहीं देता है। सिर्फ 2 तरह के ही टाइटल आप यूज कर सकते हैं। एक होता है आकर के एकेडमिक टाइटल, एक एकेडमिक टाइटल को आप यूज कर सकते हैं। एकेडमिक टाइटल लाइक आप PhD होल्डर हैं तो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं डॉक्टर। आप इंजीनियर है तो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं आप इंजीनियर। इस तरह का आप लॉयर है तो आप अपने नाम के सामने लगा सकते हैं लॉयर। ये इस तरह का है, ये एकेडमिक टाइटल से इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 18 इसका मतलब परमिशन देती है। उसके बाद देखिए दूसरा आप टाइटल कौन सा यूज कर सकते हो। दूसरा टाइटल है डिफेंस टाइटल। लाइक कोई आर्मी है तो वो अगर अपने पोस्ट में कमांडर होगा या फिर कैप्टन होगा, कॉमोडोर होगा, इस तरह का वो टाइटल यूज कर सकता है। ये परमिशनेबल है, इसके लिए कोई भी प्रोहिबिटेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग राइट टू इक्वलिटी को हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर दूसरा फंडामेंटल राइट्स क्या है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम। देखिए राइट टू फ्रीडम क्या है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक आपका राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक है। देखिए पहले आर्टिकल 19 को हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 दिस आर्टिकल गिव्स द गारंटी ऑफ 6 राइट्स टू एवरी सिटीजन्स। आर्टिकल 19 6 राइट्स को अपने आप में ग्रांट करता है एवरी सिटीजन्स के लिए। तो देखिए पहला क्या है, आर्टिकल 19 में ही ये 6 प्रोविजंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 आपको ये राइट्स देता है स्पीच बोलने का, एक्सप्रेशन करने का, आपको बोलने की आज़ादी है। नॉन वायलेंस तरीके से आपको बोलने की आज़ादी है। अगर सरकार भी यहाँ तक अगर कुछ गलत कर रही तो उसके भी खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 ही आपको परमिशन ग्रांट करता है। एक हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आज़ादी है। दूसरा हो गया राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 आपको ये परमिशन ग्रांट करता है कि आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, बट पीसफुल मैनर में, बट पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप लोग
वायलेट तरीके से असेंबल नहीं हो सकते, वो फिर आप कानून के बाहर हो जाइएगा। कानून के दायरे में रह करके आपको असेंबल होने का अधिकार है, पीसफुली विदाउट आर्म्स। फिर थर्ड नंबर में क्या है, राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन। आपको यूनियन एंड एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 19 आपको परमिशन ग्रांट करता है। आप सभा बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, आपको अधिकार है। फिर देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यानी आप मूव कर सकते हैं पूरे इंडिया के टेरिटोरी में कहीं पे भी, है ना, फ्रीली, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये आर्टिकल 19 आपको परमिशन ग्रांट करता है। जैसे कोई अरुणाचल प्रदेश का आदमी है तो वो कहीं पे भी जा सकता है, दिल्ली आए, मुंबई आए, तमिलनाडु जाए, वहाँ पे रहे, उसको ये अधिकार है, मूव कर सकता है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। ये आर्टिकल 19 परमिशन ग्रांट करता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है पांचवा है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट थ्रू आउट द कंट्री। यानी देखिए अब भारत में कहीं पे भी, किसी भी कोने में, किसी भी राज्य के किसी भी शहर में आप रह सकते हैं, आपको आज़ादी है ना, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, ये आपको राइट्स देता है। आर्टिकल 19 के थ्रू आपको ये राइट्स मिला हुआ है। फिर देखिए लास्ट इसमें छठा क्या है, तो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड एंड बिजनेस। यानी आर्टिकल 19 आपको ये परमिशन देता है कि आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन, आपका अपना यानी ट्रेड एंड बिजनेस चला सकते हैं। आपको ये आज़ादी दिया हुआ आर्टिकल 19 के द्वारा। तो देखिए आर्टिकल 19 में क्या क्या है एक बार देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। थर्ड में क्या है, राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन। फोर्थ में क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। फिर पांचवा क्या है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। छठा क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड एंड बिजनेस का आपको अधिकार। ये आर्टिकल 19 के इतने सारे 6 प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी अपराधी को ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में कुछ क्या प्रोटेक्शन देता है। तो ये किस तरह का प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। किस तरह का प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन को, देखिए इसमें पहला प्रोविज़न, 3 तरह का प्रोविजंस है। तो देखिए पहला प्रोविज़न ये है, मान लिया कोई करप्शन करता है, 2010 में कोई करप्शन करता है, कोई करप्शन किया 2010 में कोई करप्शन किया है ना, एंड करप्शन से रिलेटेड कोई कानून बना 2011 में। तो ये जो 2010 में जो करप्शन किया है, तो ये 2011 वाला कानून उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको जो करप्शन के लिए सज़ा दिया जाएगा तो सज़ा 2010 में जो कानून है उसी कानून के थ्रू सज़ा दिया जाएगा, वही कानून इस पर एप्लीकेबल होगा, है ना। 2011 वाला कानून इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 2011 वाला कानून एप्लीकेबल उस पर होगा जो 2000 इस कानून के बनने के बाद जो करप्शन करेगा, 2011 वाला कानून बनने के बाद उस पर ये वाला 2011 वाला लॉ एप्लीकेबल होगा ना। 2010 पे जो अगर किया है क्राइम, 2010 पे जो करप्शन किया है तो उसके लिए 2011 वाला इस पे कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला ये है ना, जब क्राइम किया तो उस क्राइम के टाइम जो लॉ है उसी लॉ के थ्रू उसको सज़ा मिलेगी, ये प्रावधान है, पहला प्रावधान। तो देखिए दूसरा अब क्या है, दूसरा क्या है, तो दूसरा प्रोविज़न ये है कि एक क्राइम के लिए एक आदमी को एक बार अगर सज़ा मिल गया तो दूसरी बार उसको सज़ा नहीं मिलेगा, यानी एक क्राइम के लिए सज़ा एक बार ही मिलेगा। मान लीजिए कोई करप्शन किया है ना, तो कोई करप्शन किया तो वो जेल में रह करके 2 साल आ गया, उसका सज़ा ख़त्म हो गया है ना, तो फिर उसको दोबारा जेल में नहीं भेज सकता, दोबारा उसको फिर उसी क्राइम के लिए सज़ा नहीं मिल सकता है ना। ये प्रोविज़न है, एक क्राइम के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगा, है ना, ये है प्रावधान। फिर दूसरी बार अगर वो करप्शन करता है तो दूसरी बार तब वो उस पर क्राइम का पनिशमेंट दिया जाएगा, दूसरी बार, है ना। एक बार अगर किया तो उसके लिए उसको एक बार सज़ा मिल गई तो दूसरा बार उसको सज़ा नहीं मिल सकता है, ये होता है प्रोविज़न। फिर देखिए तीसरा प्रोविज़न क्या है, तो तीसरा प्रोविज़न ये है जिसे पुलिस आपको अरेस्ट कर लिया है, अंडर प्रेशर आपको पुलिस अपना मतलब जुर्म कबूल करने को कह रहा है, बहुत ही प्रेशर, अंडर प्रेशर में आप जुर्म पुलिस के सामने अपना कबूल कर लिए,
उसको एक्सेप्ट कर लिए अपने क्राइम को, बट ये क्राइम तब तक आपका नहीं माना जाएगा तब तक जब तक आप जज के सामने इस क्राइम को खुद एक्सेप्ट नहीं करते हो। वहाँ पे तो आप पुलिस के सामने अंडर प्रेशर एक्सेप्ट कर लिए तो उसको माना नहीं जाएगा जब तक आप जज के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कोई मीडिया वाला के सामने आपको बहुत मतलब अंडर प्रेशर आपको एक्सेप्ट करवाया जाता है, आपने मीडिया वाला के सामने बोल दिया हाँ मैं इस क्राइम को एक्सेप्ट करता हूँ, ये क्राइम मैंने ही किया है, तो आपको इस क्राइम को माना नहीं जाएगा। आप जब तक जज के सामने खुद नहीं बोलिएगा तब तक माना ही नहीं जाएगा। ये होता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 है ना, याद रखना आपको। क्या क्या है, जब आप कुछ क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के लिए जब का जो कानून है उसी कानून के थ्रू आपको सज़ा मिलेगी, यानी बाद वाला कानून आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। फिर तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि आप अपना क्राइम जज के सामने एक्सेप्ट कीजिएगा तभी उसको माना जाएगा। आप कहीं पे इधर उधर किसी के सामने या फिर अंडर पुलिस आपको पुलिस के सामने एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको माना नहीं जाएगा, आप जज के सामने एक्सेप्ट कीजिएगा तभी माना जा सकता है। ये होता है आर्टिकल 20। चलिए फिर आर्टिकल 21 को देखते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 को देखिए, इसको जो है ना इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 को इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो सोचिए आप ये कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 ये कहता है जैसे कोई जानवर रहता है, सिर्फ वही रहने का मतलब नहीं होता खाना पीना सांस रहना नहीं, आपको डिग्निटी फुली रेस्पेक्टफुली रहने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो सारे चीज़ों को आर्टिकल 21 यहाँ पे लिस्ट कराता है। देखिए आपको जीने के लिए आपको क्या है, आपको राइट टू या आर्टिकल 21 में ही कहता है आपको राइट टू हेल्थ, आपको अच्छी तरह से डिग्निटी रेस्पेक्टफुली जीने के लिए आपको राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए, आपको हेल्थ का भी अधिकार है, आपको अपने प्राइवेसी का भी अधिकार है, आर्टिकल 21 में ही है। आपको स्लीप का भी अधिकार है, आपको फॉरेन जाने का भी अधिकार है, राइट टू ट्रैवलिंग एब्रोड, आपको ये अधिकार दिया गया ये आर्टिकल 21 में ही, क्योंकि आपका ये पर्सनल लिबर्टी में आता है। आपको आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। चले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 21A, फिर देखो इसको जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 21A को। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया आर्टिकल 21 में कहा गया है, आर्टिकल 21A में प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। इसको आर्टिकल 21A के तहत रखा गया। इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, यानी 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में। ये क्या करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना क्या एक फंडामेंटल राइट्स है, उसको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही होगा, उसका एक फंडामेंटल राइट्स है। फिर देखिए राइट टू फ्रीडम में ही आर्टिकल 22 नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम का ही नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ केसेस में जो है ना डिटेंशन एंड अरेस्ट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। किस तरह का, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ जैसे पुलिस आपको किसी क्राइम के लिए अरेस्ट अगर करती है तो आपको पूछने का उससे अधिकार है, जानने का अधिकार है किस लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ये आपको पूछने का जानने का अधिकार है। दूसरा ये है आपको पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो आप विदिन 24 आवर यानी 24 घंटे में उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। ये पुलिस को आपका ये अधिकार है 24 आवर्स के अंदर ही किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने
पेश करना होगा एक्यूज्ड को। फिर तीसरा आपको क्या अधिकार है, आपको ये भी अधिकार है कि आप अपने किसी लीगल एडवाइजरी को रख सकते हैं, आपका अधिकार है, जिससे आपको कोर्ट में बहस के लिए किसी अपने लीगल एडवाइजर से उसको जानकारी ले सकते हैं आप। इस केसेस के लिए आपको ये अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 22 के थ्रू। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 में कहता है। चलिए तीसरा फंडामेंटल राइट्स क्या है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 में है। यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई अगर शोषण करता है तो आपको आर्टिकल 23 एंड 24 में ये अधिकार दिया गया है। देखिए आर्टिकल 23 को देखते हैं पहले। आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड प्रोहिबिटेशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। यानी आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिटेड करता है, अगर ये रेस्ट्रिक्ट करता है ह्यूमन बींग्स का जो है ना खरीद बिक्री नहीं होगा। यानी ह्यूमन बींग्स का यानी मैनकाइंड का आदमियों का खरीद बिक्री पे रोक लगाता है, यह आर्टिकल 23 है। यानी दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम को भी आर्टिकल 23 के द्वारा रिमूव कर दिया गया, इसको भी एबोलिश कर दिया गया। एंड फोर्स्ड लेबर, आप किसी को जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हैं, यह आर्टिकल 23 आपको परमिशन नहीं देता है। किसी को भी आप जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, आर्टिकल 23 आपको परमिशन नहीं देता है। स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, यानी पहले जो गुलामी प्रथा होता था, दास प्रथा होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 23 के थ्रू। उसके बाद पहले आदमी को ख़रीदा बेचा जाता था, वो भी अब नहीं होगा, ये पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, आर्टिकल 23 ये कहता है। फिर देखिए आर्टिकल 24 क्या है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, है ना। फैक्ट्रीज में कोई भी डेंजरस टाइप का फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्री डेंजरस टाइप का किसी भी फैक्ट्रीज में 14 साल तक के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं जाएगा, ये इलीगल है। कोई भी बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा 14 साल तक के बच्चों को, किसी भी फैक्ट्रीज में हो, माइंस में हो जाए, इस तरह के, इसमें फॉरेस्ट्री में, इस तरह के हजार्डस जो है ना एरिया में किसी भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, ये इलीगल है। अब क्या कहता है, देयर शेल नॉट बी लेबर बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 14 साल से नीचे का कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा किसी भी फैक्ट्रीज में, ये आर्टिकल 24 परमिशन नहीं देता है। आर्टिकल यानी 14 साल तक के बच्चों को कहाँ पे उसका अधिकार है, वो स्कूल में रहने का उसको अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स है 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त कराना, तो वो कैसे वहाँ पे फैक्ट्रीज में रह सकता है, ये इलीगल है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स क्या आपका, तो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से 28, आपको इसमें 4 आर्टिकल्स दिए गए थे। तो क्या पहला क्या आर्टिकल 25 क्या है, कंसाइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। आपको 25 आर्टिकल 25 ये आपको अधिकार देता है, आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के फेथ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं, मैं किस धर्म का मानने वाला हूँ, या पब्लिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 25 आपको ये परमिशन देता है, किसी भी धर्म को आप ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म के फेथ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड पब्लिकली आप ये कह भी सकते हैं जो मैं कौन से धर्म का मानने वाला हूँ, आपको इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है, आर्टिकल 25 ये कहता है। फिर देखिए आर्टिकल 26 क्या है, तो आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का ये अधिकार है। लाइक आप चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आपको खुद ही इसको मैनेज कर सकते हैं, आपको अधिकार है। आर्टिकल 26 ये आपको राइट्स देता है। फिर देखिए आर्टिकल 27 क्या, आर्टिकल 27 है फ्रीडम ऑफ टैक्सेज फॉर पेमेंट टू प्रमोट रिलीजियस कल्चर, आप किसी भी रिलीजियस कल्चर को, आप अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी खर्च होगा, कोई भी रिलीजियस इसमें पैसे स्पेंड करा जाएगा, तो उसके लिए कोई भी आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रोविज़न क्या है इसके लिए,
एंड जो है ना दूसरा प्रोविज़न ये है कि स्टेट जो है ना, स्टेट अगर पब्लिक से पैसे जो टैक्स के रूप में वसूलती है तो उस पैसे को स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं कर सकता है। ये प्रोविज़न है, स्टेट के पैसों को खर्च नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, है ना। स्टेट जो है ना, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता है जो कुछ पैसा खर्च करे पब्लिक का किसी जैसे जो है हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या फिर मुस्लिम रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ऐसा वो नहीं कर सकता है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है, फ्रीडम टू अटेंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए इसको क्या, ये है आपका आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, रिलीजियस वर्शिप को अटेंड कर सकते हैं एंड किसी में अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन से आप में अटेंड कर सकते हैं। देखिए कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, फुल्ली गवर्नमेंट हो तो उसमें आप किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं होगा। एंड दूसरा एक तरह ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सरकार के द्वारा फंडेड हो, सरकार के द्वारा कुछ ऐड दिया जाता है, उसको हेल्प दिया जाता है फिनेंशियली, तो उस तरह का इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया जा सकता है। ये होता है। एक जो होगा फुली फंडेड, अगर गवर्नमेंट के थ्रू होगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस फेथ, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलाया जाएगा, वो इलीगल है। एंड कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिनेंशियली हेल्प किया जाता है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप हो सकते हैं, उसको ऐसा परमिट है। फिर देखें नेक्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट क्या है आपका पांचवा फंडामेंटल राइट है। पांचवा फंडामेंटल राइट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें आर्टिकल 29 एंड 30 है। तो देखिए 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 एक्शन ऑफ ए, आर्टिकल 29 में, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 29 में होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हम प्रोटेक्शन आप कर दीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी ये आर्टिकल 29 एंड 30 जो है ये स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, इंडिया के माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो। तो 29 क्या कहता है, 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, या माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब माइनॉरिटीज का जैसे अपना कल्चर है, उसका अपना कोई स्क्रिप्ट, अपना कोई उसका स्क्रिप्ट है, अपना उसका कोई लैंग्वेज है, तो उसको अपना प्रिजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 29 के अंडर। अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को वो माइनॉरिटी प्रोटेक्ट कर सकता है, ये आर्टिकल 29 राइट्स देता है। एंड इसमें दूसरा क्या, दूसरा ये है किसी भी माइनॉरिटीज़ को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए रोका नहीं जा सकता है, जो कि स्टेट के द्वारा अगर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उस माइनॉरिटीज को उसमें एडमिशन से रोका नहीं जा सकता है। यह आर्टिकल 29 प्रोहिबिट करता है। फिर दूसरा आर्टिकल क्या, आर्टिकल 30 क्या कहता है, तो आर्टिकल 30 कहता है फॉर माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी माइनॉरिटीज को यह अधिकार देता है आर्टिकल 30, वो अपना एजुकेशनल कोई भी इस्टेब्लिश कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपना, वो जैसे अगर अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकता है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे होगा तो लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन के बेसिस पे होगा तो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो अपना कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है। ये उसको आर्टिकल 30 परमिशन ग्रांट करता है। फिर देखिए आर्टिकल 30 को देखते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट खुद में। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द
वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है, उसका कोई हनन करता है, तो आर्टिकल 33 आपको ये राइट्स देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई अगर वायलेट कर रहा होता है तो। एंड आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि आर्टिकल 32 के अंदर आपको उसके खिलाफ इसका जो आपके राइट्स का जो हनन कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, उसको आपको इंसाफ दिया जाए आर्टिकल 32 के द्वारा, ये आपको कहता है। यानी कोई भी आपको फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन करता है तो आर्टिकल 32 आपको ये राइट्स देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि आपको इसके विरुद्ध, आपको इसके खिलाफ जो है आपको इसका इंसाफ दे। एंड आर्टिकल 32 को देखिए, इससे रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा था, तो ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर को कहा था। याद रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सा आर्टिकल होगा, वो आर्टिकल होगा आर्टिकल 32। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। फिर भी आपको किसी तरह का अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।